वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है सीक्रेट फ्लोटिंग विलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोकतक लेक। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस यूट्यूब चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है। एक लेक पर तैरती ये घास से बनी रिंग। पर ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई सारी रिंग्स हैं जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली हैं। पर कमाल की बात यह है कि इन तैरते घास के आइलैंड्स पर घर भी बसे हैं, जिनमें सालों से ये लोग पानी के ऊपर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ये बात तो पक्की है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लेक पूरी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और इसे देखते ही ये सवाल आता है कि ये घास इस लेक पर आई कैसे, और ये डूबती क्यों नहीं? क्या ये सब नेचुरल है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने और इन आइलैंड्स पर तैरती जिंदगी को समझने मैं आया हूँ इस अनोखी और खूबसूरत जगह में। यह है इंडिया के मणिपुर की लोकतक लेक। स्क्वायर किलोमीटर में फैली लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मॉनसून आते ही 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैल जाती है। पर इसे जो सबसे खास बनाता है वो है इस पर तैरते ये घास के आइलैंड्स, जिन्हें कहते हैं फुमदी। पर इनको समझने के लिए इन्हें ऊपर से नहीं, बल्कि इनके ऊपर आकर ही देखना पड़ेगा। अभी जो फुमदियाँ ऊपर से दिख रही थी गोल गोल, उनके बीचों बीच जा रहे हैं। और अभी नीचे से देख के ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये रिंग है या फिर क्या है, बस नॉर्मल से घास फूस दिखती है। बट ऊपर से पता चलता है कि ये पूरी रिंग है, तो इसलिए पूरा अच्छे से ड्रोन से दिखेगा। तो ये फुमदी पे खड़ा हूँ अभी मैं, और ये देखो कुछ इस तरह से ये हिलती है। ये फ्लोट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जितना भी पूरा इतना बड़ा घास का लैंड मास ये ऐसे तैरता रहता है, जिस पे चले तो वो इस तरह से दलदल की तरफ फील होता है। और इसी फुमदी की जमीन पे यहाँ पे कहीं कहीं घर भी बने हुए हैं। बट फिर भी तुम देखो, और ये पूरे की पूरी तरह से नेचुरल है। जो फुमदियाँ है, जितनी भी ये सारे वेजिटेशन, जितने भी ये घास के लैंड मास तैर रहे हैं लोकतक लेक में, सारे के सारे नेचुरल है। और ऐसा यहाँ पे इस तरह का यूनिक नेचुरल फिनोमेनन जगह बदलते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि फ्लोट तो वैसे तैरना है। जो भी फुमदी आप यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ उसका 20% हिस्सा है, क्योंकि असल में फुमदी का 80% से ज्यादा पार्ट पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो फुमदी नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन जो गोल गोल फुमदी के रिंग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोगों ने खुद बनाए हैं। ये लोग फुमदी को काटकर रिंग या सर्कल की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो। और ऐसी स्पेशली बनाई फुमदी को अत्तपम कहते हैं। यानी कि वो पर अगर फुमदी नेचुरल है तो सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे है। दरअसल फुमदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है, जो ऑर्गेनिक चीजें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब फुमदी इन ऑर्गेनिक चीजों की लेयर से बनती है तो उनके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स भी बन जाते हैं, जो इसे तैरने में मदद करते हैं। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस तैरती फुमदियों पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा है। और मैं अभी उसी फ्लोटिंग विलेज में जा रहा हूँ, पर वहां जाने के लिए नियरेस्ट रोड या मेनलैंड से
1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि विलेज लेक के बीच में है और जाने का जरिया है सिर्फ एक बोट। बल्कि जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तैरती फुम्दियाँ अपनी जगह भी बदलती रहती हैं और रास्ते को ब्लॉक भी कर देती हैं। तो इसलिए कभी कभी इनके बीच से निकलने के लिए बोट से ही बैम्बो की मदद से इन्हें धक्का दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार रास्ता क्लियर करने के बाद वो भी बैम्बो से बना हुआ है। फिर बैम्बो के ऊपर इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो नीचे बैम्बो बिछाने की वजह ये है क्योंकि बैम्बो फ्लोट कर सकता है, इसलिए पूरे घर की फाउंडेशन में इन्होंने बैम्बो यूज़ किया है। तो इस तरह से पूरा ये बांध के कर रखा है, कुछ ठोका भी नहीं है, बस ऐसी गांठ बांध रखी है। इतना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है पूरे घर का, बस ऐसी गांठ बांध कर पूरा का पूरा कितना बड़ा घर खड़ा कर रखा है, जिसमें वो किचन है, ये बेडरूम तैयार है पूरा का पूरा, और ये बीच में हॉल है जहाँ पर लोग बैठते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हें लग रहा है? इन घरों में रहने वाले लोग मैतेई कम्युनिटी के हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। थोड़ी हिंदी नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं। इंग्लिश नहीं इंग्लिश। और वो क्या है वो सामने, ये क्या मछली पकाना। इसीलिए कुछ चीजें मुझे गाइड भैया से ही पूछनी पड़ रही थी। ये क्या चीज है, ये पूछ रहा हूँ। ये जो मछली, उसके ऊपर मछली बैठेगा, उसके बाद आग जला देगा। तो हिंदी में क्या बोलता है? मछली पकाने के लिए है। मछली पकाने के लिए नहीं, मछली मतलब उसको ऊपर मछली डाल देगा और आग जला के ऐसा ही सुखा देगा। सुखाने के लिए मतलब मछली, ताकि वो खराब ना हो लंबे टाइम तक। अच्छा, स्टोर करके रख सके मछली। स्टोर करके रख। ये डोले। अब ये जगह चाहे दुनिया से कटी हो, पर यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। और यहाँ पर ये मेरे पीछे एक किचन है, जहाँ पर इन्होंने चूल्हा अच्छा खासा चूल्हा रखा हुआ है, वरना ये लकड़ी का ही चूल्हा यूज करते हैं। तो ये चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर भी बोट के थ्रू आए हैं, बोट के थ्रू ही आते हैं सिलेंडर वगैरह, इनके पास गैस भी ऐसी पहुँचती है। और वहाँ कुछ बैटरीज रखी हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती है इस विलेज में। अब इस फुमदी पे बने घर पर ज्यादा भारी फर्नीचर तो नहीं रख सकते, इसलिए बेड के लिए भी इनके पास एक जुगाड़ है। तो ये जो इनका बेड भी है वो भी इन्होंने पूरा नीचे बैम्बो लगा के और उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का फट्टा लगा के बनाया हुआ है, मतलब बेड भी बैम्बो के ऊपर ही है। तो बैम्बो के ऊपर ही ये लोग सोते हैं और उसके ऊपर एक गद्दा डाला हुआ है। यहाँ रहने का तो सब समझ आ गया, पर यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है? तो यहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए लेक का पानी यूज़ करते हैं, जिसमें ये लोग ये एक तरह का केमिकल है, कुछ मेडिसिन है, उसको यूज़ करते हैं और इसको पानी में डाल के घुमाते हैं, इसको निकाल कर पानी को ऐसे छोड़ देते हैं और फिर वो पानी पीने लायक हो जाता है। मतलब इस तरीके से पानी को यहाँ ड्रिंकिंग वाटर को साफ करके पिया जाता है। दरअसल ये है एलम या फिटकरी, जिसे पानी में डालने से पानी की सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है
और एक हद तक पानी साफ हो जाता है। तो एक तरह से लेक का ही पानी है जो पीने में यूज हो रहा है, चाहे वो नहाने धोने में यूज हो रहा है और या वो फिर कुकिंग में यूज हो रहा है। और जो कुकिंग का पानी है वो एक तरह से लेक का डायरेक्ट पानी यूज होता है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को ये इससे साफ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का पानी चलता है। और घर के साथ में ही एक टॉयलेट भी है जो कि है एक तरह का बायोडाइजेस्टर टॉयलेट, जिसे इन घरों में एक एनजीओ ने लगवाया है ताकि इससे लेक गंदी होने से बच सके। ऐसे ही कई जुगाड़ लगाकर यहाँ पर जिंदगी चल रही है और एक जुगाड़ इस दलदल जैसी जमीन पर चलने के लिए भी है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा एक बैम्बो का वो डाल रखा है, पूरा एक बैम्बो का डंडा डाल रखा है और ऐसे कई सारे बैम्बो रख के एक गली बना रखी है ताकि जिस पे पैर रख के चल सके, क्योंकि ये देखो पूरा हिल रहा है, पूरा फ्लोट हो रहा है और मेरे को भी खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह से ये इस तरह की ज़मीन है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पता नहीं यार कैसे। इस पर चलना कितना मुश्किल है आपको मेरे गिरने से पता चल जाएगा। अब फुमदी पर रहना तो एक बात है, पर क्या होगा अगर यहाँ कभी बाढ़ आ जाए? क्या ये फुमदी हमेशा ही तैरती रहेगी? इन सवालों का भी जवाब है, पर उससे पहले आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मुझे ऐसे ही सोलो ट्रैवल करते हुए अकेले ही बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, शूट से लेके ट्रैवल तक, छोटे बड़े सब काम। और कभी कभी तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले ही सब कुछ करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना कोई जब स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना हो तो स्टार्टिंग में सब कुछ अकेले ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब उस मैनेजमेंट को आसान उडू कर सकता है, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां बहुत ही इजीली बिजनेस के हर काम को करने के लिए एक स्मार्ट ऐप मिल जाएगी। चाहे आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो या फिर उस वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनकी मार्केटिंग करनी हो और सेल होने के बाद इनवॉइस जनरेट करना हो, ये सब कुछ ओडू के ऐप से एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं और अकेले होकर भी एक टीम की तरह बिजनेस संभाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओडू हमारी ग्रोथ के साथ ग्रो करता है, इसलिए इनकी कोई भी एक बिजनेस ऐप को लाइफ टाइम तक फ्री में यूज कर सकते हैं और बाद में अगर बिजनेस ग्रो करता है तो ऑल ऐप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए ओडू को ट्राई करना तो बनता है। लोकतक लेक का पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये सब फुमदियां भी हमेशा नहीं तैरती, क्योंकि लोकतक लेक एक शैलो या कम गहरी लेक है। तो ड्राई सीजन में पानी की गहराई बहुत कम हो जाती है, तब फुमदी का बेस लेक बेड पर जाकर बैठ जाता है। बल्कि इसका जमीन पर बैठना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स सोख कर फ्रेश होती रहती है। फिर जब बारिश का सीजन आता है तो लेक का पानी बढ़ जाता है और फुमदी दोबारा तैरने लगती है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी तरह लोकतक लेक की फुमदी अपना यूनिक इकोसिस्टम संभालती है और बनाती है दुनिया की अकेली फ्लोटिंग लेक। पर अगर आप इन फुमदी पर बने घर देखकर ही हैरान हैं, तो अभी तो इनका एक और करिश्मा बाकी है, क्योंकि लोकतक लेक में एक इतनी बड़ी फुमदी भी है जिस पर पूरा का पूरा नेशनल पार्क है। ये है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। एक 40 स्क्वायर किलोमीटर की फुमदी पर दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसके अंदर जा तो नहीं सकते पर इसे दूर से देख सकते हैं। वैसे तो इस पार्क में कई जानवर रहते हैं, पर यहाँ एक ऐसी डियर की स्पीशीज भी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, संगाई डियर। ये खूबसूरत डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ये बात तो हुई फुमदी की, पर लोकतक लेक के अंदर कई तरह की फिशेस भी रहती हैं और यहाँ फिशिंग करना इन फ्लोटिंग आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का
एक अहम हिस्सा है। और इस अनोखी लेक में मछली पकड़ने का तरीका भी अनोखा है। जिस फुंदी से ये लोग रिंग बनाते हैं उसमें चारों ओर एक नेट भी लगाया जाता है। और ये जितना भी फिश नेट है इसको पूरा नीचे अंदर तक पूरे एकदम जो इसकी डेप्थ है ना लेक के एकदम बेड तक पहुंचाते हैं बांस की मदद से। और कुछ घंटों बाद इस रिंग के अंदर की सारी फिशेस इस नेट में फंस जाती हैं। और फिर कई लोग एक साथ नेट को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में मछलियां बाहर निकलती हैं, जो कि अलग अलग साइज और टाइप की होती हैं। फिर इन सब मछलियों को आगे शहर की फिश मार्केट में बेच दिया जाता है। और ऐसे ही फ्लोटिंग विलेज पर रहने वाले लोगों की गुजर बसर होती है, जिनमें से कुछ लोगों का ये इकलौता कमाई का जरिया है। इसीलिए लेक में फिशेस की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए फिशर्स यूनियन ब्रीडिंग सीजन के दौरान फिशिंग को कम कर देते हैं। मैंने जब तक लोकतक लेक को अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मैं सिर्फ इस जगह से अनजान नहीं था, बल्कि इस बात से भी बेखबर था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह होती भी है। एक लेक पर ऐसे तैरते आइलैंड्स का होना, जिनकी जमीन पर चलना भी मुश्किल है, उस पर घरों का होना। बेशक नेचर और इंसान के तालमेल के बिना ये होना नामुमकिन है। सोचिए अगर ये घर बैम्बू के बजाय कंक्रीट के होते, या इस जमीन को सख्त बनाने के लिए इसे सीमेंट और पत्थर से बदल दिया जाता, तो शायद लोकतक लेक अपनी असली खूबसूरती खो चुकी होती। लेकिन यहाँ के लोगों ने लेक को बदलने के बजाय अपने आप को बदला है। इसकी वजह से ऐसे मुश्किल हालातों में भी यहाँ जिंदगी चलती रहती है, क्योंकि शायद ये लोग समझते हैं कि नेचर हमारी नहीं है, बल्कि हम खुद नेचर के हैं। जब मैं ट्रैवल व्लॉगर्स के जो है ना व्लॉग्स देखूं या उनकी रील्स देखूं ना, तो उसे देख कर ना भाई एक चीज़ रियलाइज़ होती है, दुनिया में बेशक जितनी मर्जी अफरा तफरी है, लेकिन ये धरती बहुत खूबसूरत है। तरह तरह के जो है ना नेचुरल अजूबे वंडर्स, नेचुरल वंडर्स आप कहें, भरी पड़ी है यार उससे। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि हम लोग देखते हैं कि जो इंसानों के बनाए हुए वंडर्स, ठीक है ना, वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन जो नेचर ने बनाया ना वो कुछ अलग ही लेवल के हैं। और लोकतक लेक की बात करें ना, तो इसके हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसा कहेंगे कि मतलब इसको हमने देखा है, लाइक इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पता था। यहाँ पर लोग भी रहते हैं, ये नहीं पता था इसको सर्कल में किस तरीके से बनाया जाता है, या इसकी जो सॉइल है वो किस तरह से है, कि क्या चीज़ें होती हैं, प्रोसेस क्या है, वो नहीं पता था। और ये इतना खूबसूरत है, मुझे तो ना पता नहीं क्यों, नो डाउट फ्लोटिंग जो रिंग्स है वो तो बहुत खूबसूरत लग ही रहे थे, बट उसके साथ अगर बैकग्राउंड में आप आसमान का कलर देखो, वो कुछ ऐसा था जो सीरियसली मैंने रियल लाइफ में विटनेस नहीं किया हुआ। एक चीज़ मैंने देखी है कि नेचर को जब आप देखते हो, ऊपर वाले की आपको कारीगरी के बारे में ना, मतलब आप कहते हो कि यार क्या खूबसूरती से उसने इस दुनिया को बनाया हुआ है। कि आप ये देखो कि जो लैंडस्केप आपको दुनिया के एक हिस्से में नज़र आते हैं, वैसे लैंडस्केप आपको दूसरे हिस्से में नज़र नहीं आएंगे। वैसे जो ग्रीनरी का कलर है, मतलब एक ही कंट्री में अगर हम बात करें तो आपको बहुत डिफरेंट कलर्स जो है कॉम्बिनेशंस नज़र आएंगे। तो मुझे ये सच में चीज़ें बहुत हैरत अंगेज़ लगती हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत कम ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन अपने बहुत कम ट्रैवल में भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि
किस तरीके से लैंडस्केप जब चेंज होते हैं तो वहाँ की फिजा, हवा, आसमान, हर चीज़ का रंग जो है वो बदल जाता है। यार इसमें कोई शक नहीं, ये एग्री करूंगा मैं आपसे कि जैसे आप जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू होते हैं ना, अगर खासतौर पे आपका सफ़र जो है वो कोई 500-600 किलोमीटर हो या इससे ज़्यादा हो, तो आपको हर कुछ यानी कि कोई 100 किलोमीटर के बाद या 80 किलोमीटर के बाद जो है ना आपको उस जगह की खूबसूरती चेंज होती हुई जो है वो नज़र आएगी, खासतौर पर अगर आप हिली एरियाज़ में जो है वो जाते हैं। अभी यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे रहने वाले इंसान जो है ना, उन्होंने उस जगह को अपने हिसाब से नहीं बदला, बल्कि उस जगह के हिसाब से जो है ना उसमें एडजस्ट हुए हैं, उसमें एडजस्ट हुए हैं वो। जैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह वहाँ पे उन्होंने घर बनाए बैम्बू के ऊपर जो है उन्होंने फटे रखे हैं, बेड जिस तरह बनाए हैं, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि भाई ज़्यादा वज़न जो है ये जगह बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकती, तो उन्होंने उसी तरह उस घर को आप वो देखे बांधा हुआ है, उन्होंने कील वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ बांधा हुआ है। फिर उसके बाद वॉशरूम की अगर बात की जाए तो जिस तरह वहाँ पर जो है NGO की मदद से जो है वॉशरूम इस तरह बनाए गए हैं कि भाई वो लेक जो है वो गंदी ना हो, वहाँ पे अंदर रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में जो है वो ना आए। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने रास्ता जो है उसके मुताबिक जो है बनाया हुआ है, वहाँ पे बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी जो पी रहे हैं, खाने की जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया है। बिल्कुल। और भाई आई एम श्योर कि वो लोग हमारे जैसे लोगों से ना काफ़ी गुना सेहतमंद होंगे, मतलब यहाँ पर चाहे जितने भी लोग फिटनेस फ्रीक है ना, उनसे तो बहुत ज़्यादा वो सेहतमंद होंगे, क्योंकि मैंने देखा जब आप नेचर के साथ घुल मिल कर रहते हो ना तो आपकी फिटनेस का लेवल कुछ अलग ही रहता है। दूसरा, मुझे वैसे सच बोलूं तो जैसे वो नंगे पैर उस पे चल रहे थे ना, मुझे सच में बहुत डर लगेगा। मुझे थोड़ा सा ना इस चीज़ का हमेशा से डर लगता है, जैसे पानी स्पेशली जहाँ पर पौधे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर पैर अपने डिप करते हुए मुझे डर लगता है, क्योंकि अक्सर हम लोग ना बचपन में सुना हुआ यहाँ पर नहीं, दलदली की बात नहीं, तुम्हें याद है कि यहाँ पर कहते हैं सांप बूटी है ना, तो वो भी पानी में ही होती है, तो उसके अंदर कहते हैं कि सांप रहते हैं। तो मुझे ना तब से बहुत एक डर मेरे दिमाग में जो बैठ गया हुआ, और वो भी ऐसे आपको पानी वाली जगह पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बहुत ही वो होती है ना, वो घनी आप कह लो कि ग्रो करती है। जिस तरह की इन्होंने जगह दिखाई है ना, मैं अगर आज से कोई 5 साल पहले की बात करूँ ना, क्योंकि हमारे गांव के पास से रावी दरिया जो है वो गुजरता है, तो उसमें खैर पानी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता, तो किनारे जो होते हैं ना वहाँ की, क्योंकि वो पानी थोड़ा सा सोख होता रहता है, तो मिट्टी जो होती है ना थोड़ी सी इस तरह वो फ्लफी यानी कि आप उसके ऊपर पाँव रखते हैं ना, आपका पाँव फ्लोट सा करता है, ऐसे फ्लोट सा करता रहता है, धंसने की कोशिश करता है लेकिन धंसता नहीं है उसके अंदर पाँव, तो वो उस तरह का ना, मैंने देखते साथ ही आपको कहा मैं कि दलदली सी जो है वो लग जैसे रिवर बेड पे जो है वो होता है, तो सेम वही फीलिंग जो है वो आ रही थी। बाकी भाई कनिष्क खन्ना की मैं जो कनिष्क गुप्ता है, खन्ना नहीं है, कनिष्क गुप्ता की अगर मैं कनिष्क बागची नहीं कह दिया, कनिष्क गुप्ता की जो आप उसकी वीडियोग्राफी की बात करें ना, बहुत खूबसूरत, मुझे तो उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, और जो वो एक नरेट करते हैं उस वीडियो में, वो लफ्ज़ों का चुनाव जो होता है ना, एक इनका और एक वो मंकी मैजिक का, लफ्ज़ों का चुनाव और जो आवाज़ में एक खूबसूरती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एनीवेज, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, एंड आई होप आप लोगों के लिए भी कुछ ये नया होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में बताया गया। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इन सब बातों के बारे में पता था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।